नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसके ऊपर पूरे प्रेस जगत को गर्व है। विशेष तौर पर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं आज मनदीप से बात कर रहा हूं और मनदीप ने जिस हिम्मत की बात की, जिस दिलेरी की बात की है, ये आज के समय में बहुत मुश्किल है। एक ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना वाकई में मुश्किल काम है, खुलकर अपनी बात को रखना, खुलकर रिपोर्टिंग करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम हो रहा है। एक ऐसे समय में जबकि लोग अपनी बातों को कहने से डरने लगे हैं, पत्रकार अपनी रिपोर्ट भेजने से डरने लगे हैं, पत्रकार आलोचना करने से डरने लगे हैं, कम से कम एक शख्स ने जिसकी उम्र 25 साल है इतनी हिम्मत दिखाई है। मनदीप पूनिया जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको याद होगा किसानों के आंदोलन को कवर करते समय पुलिस ने इनके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई और फिर पूरी दुनिया में एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या किसी पत्रकार को स्वतंत्र पत्रकारिता करने का अधिकार है या अधिकार नहीं। खैर, मनदीप को बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, इस वक्त वो बाहर हैं और बहुत बहुत स्वागत मनदीप हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपके घर वालों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। कैसे हैं अभी आप? शुक्रिया सर, मैं ठीक हूँ अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और अभी आज मैंने रिपोर्ट लिखी है जो मैं लेके आया हूँ जेल से, तो देखते हैं। जी, घर वाले तो बहुत परेशान हो गए होंगे आपकी गिरफ्तारी से? हाँ, घर वाले परेशान हो गए थे, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो बड़ी डटी रहे, बड़े डट के उन्होंने इस चीज़ का मुकाबला किया। और उन्होंने ही मतलब ये मान के चलिए कि मुझे हिम्मत दिया। जब वो 31 जनवरी को मुझे मिले 9 बजे, तो उन्होंने बिल्कुल हंसी खुशी मुझसे मुलाकात की और कहा कि ना, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, जितने भी पत्रकार साथी हैं तुम्हारे, सारे के सारा पत्रकार जगत तुम्हारे साथ खड़ा है। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि, और तुम्हारे बारे में वो लिख बोल रहे हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो फिर मुझे हिम्मत मिल गई थी। उससे पहले तक मुझे जब जो 30 की रात थी, वो काफी खतरनाक रात थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डर जरूर लग रहा था। आपकी पत्नी का नाम मैं ले सकता हूं? जी जी, ले सकते हैं आप। मनदीप लीलाश्री की पत्नी गोदारा। का नाम लीलाश्री। लीलाश्री गोदारा है और मैं बहुत अभिभूत हूं जिस तरीके से उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने पति का साथ दिया, मनदीप का साथ दिया, अपने पार्टनर का साथ दिया। उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मनदीप, ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था, कैसे ये घटना हुई? असल में 30 जनवरी की शाम थी, वो 6-7 बजे हुए थे। तो 6-7 बजे के आसपास शाम को स्वर्ण पंदेर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की, तो उसको अटेंड करने जा रहे थे हम। तो तभी देखते हैं कि जो बैरिगेट लगे हुए हैं उनके पार जाने की कोशिश कर रहे थे जो माइग्रेंट वर्कर्स है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से जो काम करके लौट रहे थे, दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो पार जाने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली पुलिस उनको गालियां दे रही थी। और जब वो गालियां दे रही थी, तो वहां पर धर्मेंद्र खड़े थे। धर्मेंद्र ने वीडियो बनाना शुरू किया, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो पुलिस में जो पुलिस के एक जवान ने चालाकी से धर्मेंद्र को बुलाया और धर्मेंद्र को अंदर खींच लिया। जब मैंने कहा कि आप धर्मेंद्र को, आप ये पत्रकार हैं, इन्हें आप रहने दीजिए, आप इन्हें क्यों तंग कर रहे हैं, तभी एकदम से 2-3 पुलिस वालों की आवाज आई कि ये रहा मनदीप पूनिया, और उन्होंने मुझे भी खींच लिया और उन्होंने मेरे ऊपर लठ बरसाने शुरू कर दिए। और लाठी चार्ज हुआ मेरे और धर्मेंद्र के ऊपर, और हमें एक टेंट में लेके जाया गया। टेंट में हमारे दोनों के फोन छीन लिए। मेरे पास एक कैनन का कैमरा था, मिररलेस छोटा सा, उसको तोड़ दिया। हमारे फोन की वीडियोस डिलीट किए सारे हमारे आगे, और वीडियो डिलीट करते वक्त हमें वो पीट भी रहे थे। तो लगातार ये सब हो रहा था और हम डर भी लग रहा था। फिर डीसीपी मीणा साहब आए, उन्होंने सारे कोप्स को बाहर किया तंबू से, और हमसे कहा कि देखिए जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आपको हम मेडिकल एड करवा के छोड़ देंगे। तो उन्होंने कोई ऐसा, जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे आई कार्ड मांगा, कोई आई कार्ड नहीं मांगा। उन डीसीपी मीणा ने तो मुझे रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, दिन भर हमारी बात हो रही थी, आप द कैरावैन के पत्रकार हैं मनदीप, मैं जानता हूँ, आपसे मेरी बात हुई थी। तो ये सब उन्होंने कहा मुझे, और उसके बाद वो वहां से चले गए। और मेरे को और धर्मेंद्र को एक व्हाइट स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाया गया, और व्हाइट स्कॉर्पियो में बैठा के पहले तो वो घुमाते रहे दिल्ली में, और फिर एक पुरानी सी बिल्डिंग में ले जाया गया। उसको
पुलिस थाना बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा पुलिस थाना था वो। और उसमें एक कमरे में बैठा दिया गया, मेरे जैकेट निकाल दी गई, कपड़े निकाल दिए गए और पंखा चला दिया गया ठंड में। रात का टाइम था और ठंड में मुझे पंखे के नीचे बैठा दिया गया। और वो इस तरीके से बात कर रहे थे पुलिस वाले कि इसके ऊपर 76 लगाएं या कौन सी धारा लगाएं या इसको रेड लाइट एरिया से इसकी गिरफ्तारी दिखा दें, इस तरीके की बात कर रहे थे वो। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कोई इस तरीके से बात कर रहा होता है। फिर एकदम एक कांस्टेबल आता है, वो वीडियो दिखाता पुलिस वालों को, वो कहता कि देखो ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसमें मुझे समझ में आ गया था कि शायद कोई मेरे से रिलेटेड वीडियो होगा। तो एकदम वो सारे पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं। और जब वो बाहर चले जाते हैं, आधे घंटे बाद आते हैं, मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं। उसके बाद वो धर्मेंद्र जो थे शायद उनको छोड़ देते हैं। और मुझे वो एक सिल्वर कलर की ग्रैंड i10 थी गाड़ी, उसमें बैठा के लेके जाते हैं प्राइवेट नंबर की, और मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल में जब मैं घुसा तो मैंने टाइम नोट किया, 1:40 पे मेरा मेडिकल हुआ। उस समय वो जो डॉक्टर साहब थे उनको भी बोलते हैं स्टाफ वालों का मामला है जी, देखो रहने दो, ज्यादा कुछ मत करना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा काम है, इसको मुझे ढंग से करने देना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने मेरा सारा मेडिकल किया, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद वो 3:30 बजे मुझे समयपुर बादली थाने में छोड़ देते हैं, लॉकअप में डाल देते हैं। तो इस बीच में मैं उनसे बार बार कह रहा था कि मुझे अपने एडिटर हरतोष बल से बात करनी है, मुझे अपने पत्रकार साथियों से बात करनी है, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। लेकिन उन्होंने लगातार वो तंज में कहते हैं अब तो तिहाड़ से ही बात करना, अब तो तिहाड़ से ही बात करना, और गालियां देते। वो जिस जुबान में बात कर रहे थे वो मेरे इलाके की जुबान है, तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या क्या बोल रहे थे। तो ये डीसीपी मीणा से आपके मिलने के बाद ये सारा वाकया हुआ जी। और डीसीपी मीणा ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको छोड़ देंगे। हाँ, उन्होंने वो मेरे को बिल्कुल ऐसे बोल के गए हैं। एग्जैक्ट वर्डिंग उनकी ये थी कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ, आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आपको हम मेडिकल एड करवा के आपका छोड़ देंगे। तो जब डीसीपी ने ये बात कही, उसके बाद भी पुलिस वालों ने आपके साथ अत्याचार किया, आपको आपके कपड़े उतारे, आपको ठंड में पंखे चलाए और आपके साथ मारपीट भी कराई, तो क्या लगता है आपको ये मुझे लगता है कि ये तो देख टारगेट अटैक था, क्योंकि उससे एक दिन पहले 29 जो जनवरी थी, उसमें जो लोकल्स के नाम पे कुछ बीजेपी जो वर्कर्स थे उन्होंने किसानों के ऊपर पत्थर फेंके थे। तो उसके ऊपर मैं रिपोर्ट कर रहा था द कैरेवन के लिए, फेसबुक पे एक मैंने वीडियो भी बना के डाल दिया था, और उन लोगों की आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि ये लोग बेसिकली बीजेपी के आदमी हैं, क्योंकि मैं इस इलाके के लोगों को जानता हूँ। मेरा गाँव यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो इस इलाके में जो लोग एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में उनको मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैंने उनको बता दिया, मैं उनको देखा था पत्थर मारते हुए, और मैंने साथ में पुलिस का जो रोल था, वो किसानों के ऊपर आंसू गैस की गोले छोड़ रहे थे, जिससे पुलिस जो किसान थे उनकी आंखें बंद हो जा रही थी, और जो पत्थरबाज थे वो पत्थर मार रहे थे किसानों के ऊपर। तो वो सब उस सब के ऊपर मैं ही रिपोर्ट कर रहा था द कारवान के लिए, और इसी सिलसिले में पुलिस वालों से 30 तारीख को मेरी बात भी हो रही थी। तो क्या जी आप बोलिए। तो मुझे लग रहा था कि मुझे पूरा था कि वो पूरा टारगेटेड अटैक था, और इसलिए उन्होंने वीडियोस भी डिलीट किए। यानी आपके कहने का मतलब, चूंकि आपने वो बीजेपी वाली खबर दिखाई थी, तो इस वजह से आपको टारगेट करके उन लोगों ने आपको अटैक किया और आपको गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, मेरा उसके बाद आप जेल चले गए। जी, जेल मेरे को 31 तारीख को भेजा गया। तो मेरे एडवोकेट साहब पहुंच गए थे थाने में, तो उनको बोला गया कि 2 बजे हम तिहाड़ जेल के जो कोर्ट है उसमें हम पेश करेंगे। लेकिन ये मुझे चालाकी से 1 बजे ही लेके चले गए, और मुझे 1:30 बजे के आसपास ही वहां पर कोर्ट में पेश कर दिया गया, और मेरे वकील तिहाड़ जेल के गेट के बाहर खड़े रह गए, उनको पुलिस वालों ने अंदर ही नहीं आने दिया। उस दिन जब मुझे जेल भेजा गया तो मुझे लीगल एड भी प्रोवाइड नहीं करने दी पुलिस ने, और फिर मुझे जेल में भेज दिया गया। तो जेल में आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ? जेल में जब मैं गया 31 तारीख को, तो मैं देख रहा था कि पुलिस का स्टाफ जान रहा था, क्योंकि अखबारों में खबर थी और वीडियो सर्कुलेट हो रही थी। पुलिस का स्टाफ, जो जेल का स्टाफ था, वो ठीक तरीके से बर्ताव कर रहा था। कैदी थे, जो बंदी थे, वो जान रहे थे। वहां पर मुझे जो किसानों के जो बीच में बंद किया गया, जिस चक्की में मुझे बंद किया गया, उसमें पंजाब के किसान थे। तो
जेल में तो बर्ताव तो ठीक था प्रशासन का और जेल प्रशासन का, लेकिन जेल में जब मुझे डाल रहे थे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे जैसे पत्रकार जो ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, कोई बहुतेरों को बंद कर रखा है। मुझे कप्पन सिद्दीकी साहब की बहुत सबसे ज्यादा दिमाग में बात चल रही थी, क्योंकि उनको उनका मामला 3-4 महीने पुराना है। जब वो हाथरस जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो मैं भी सोचे बैठा था कि 3-4 महीने तो मेरे भी कम से कम जेल में ही अब बीतेंगे। तो आपको डर लगा उस वक्त? हाँ, उस वक्त थोड़ा सा लग रहा था कि ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने का ये खामियाजा तो अब मुझे भुगतना पड़ेगा। तो वो लग रहा था, लेकिन मैं तो अपना काम ही कर रहा था। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना हमारा काम है, और पुलिस ने खलल डाल के बीच में और मुझे डाल दिया जेल में। तो लेकिन जब मैं किसानों से मिला, जो जिस तक की मुझे बंद किया गया, जसमिंदर से मैं मिला, तो मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा विक्टिम तो वो लोग हैं, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है उनको, और उनके ज्यादा चोटों के निशान थे, और वो मेरे से ज्यादा सत्ता के द्वारा ज्यादा सताए हुए थे। तो हम तो पत्रकार तो हम बोलते हैं कि हम तो उस चीज को रिपोर्ट करते हैं, सत्ता के सताए हुए लोगों की रिपोर्ट करते हैं। तो मेरे दिमाग में आ गया कि अब इनकी जब मैं बाहर जाऊंगा तो इनके बारे में जरूर मैं लोगों को बताऊंगा। तो आपने उन लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जो थे वहां पे किसान लोग? जी, मैंने वहां पर एक जैसे तैसे एक पेन जुटाया। पेन मिलने के बाद मैंने उन किसानों से बातचीत की, और वो मुझे चोट के निशान दिखाते और मुझे अपनी बातचीत, अपना नाम बताते, सारा कुछ। मैं अपने पैर के ऊपर जहां मुझे चोटें मारी गई थी वहां पर मैंने उनके किसानों के नाम लिखे, उम्र लिखे, जो जो वो बाइटें दे रहे थे, जो जो मुझे बता रहे थे, वो सब मैंने अपने पैर पे लिखना शुरू कर दिया, ताकि मैं बाहर उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में लोगों के सामने पेश कर सकूं। मुझे लगा कि ये ग्राउंड जीरो तिहाड़ से आज तक तिहाड़ से भी रिपोर्ट होनी चाहिए कि अंदर जो किसान बंद है वो किस स्थिति में है और उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो उसको मैंने एक, वैसे जेल को ग्लैमरस एक्ट नहीं मानना चाहिए, ग्लैमरस बना के नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी यातना होती है। 7x10 के कमरे में हम 3 लोग बंद थे, ढंग से सो भी नहीं पाते थे, और दीवार ऐसे पूरा दिन बंद रहना, दुनिया से कटा कटा रहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगा कि ज्यादा पीड़ा में ये लोग हैं, तो इनकी रिपोर्ट करी जानी चाहिए, और उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया रिपोर्ट करके। वाह वाह मनदीप, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है कि तुम खुद जेल के अंदर थे, खुद तकलीफ में थे, और तुमने वहां भी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। तो वो जो आपने लिखा वो कहाँ, शरीर के ऊपर लिखा या जो पट्टी थी सफेद रंग की उसके ऊपर लिखा था आपने? नहीं, वो जो जितना शरीर के ऊपर, वो सारा मैं लिख के लेके आया बाहर। पैरों के ऊपर लिख के लेके आया, हाथ के ऊपर लिख के लेके आया। तो उसमें जैसे जो साइड वाली चक्की में जो नौजवान थे जो गाने गुनगुनाते थे, वो मैंने वर्बली याद किए। वो जो नौजवान किसान थे, वो हौसला अफजाई के लिए किसानों की वो गाने गुनगुनाते थे। इस तरीके के गाने थे वो कि सेंटर दी सरकार रही सदा, कसाना लई गद्दार, हो जट्टा तकड़ा हो जा, आजा सड़क ते धरने मार, लड़ाई छिड़ पई आरजा पार, हो जट्टा तकड़ा हो जा। मतलब इसका मतलब ये तर्जुमा कहें तो इसका ये था कि जो केंद्र की सरकार है वो किसानों के साथ गद्दारी कर रही है, इसलिए किसानों को सड़क पे आके धरने देने चाहिए। तो वो मैंने याद किया। और वो जब वो किसान एकता बोलते थे, जब वो नौजवान, तो पूरे जो वार्ड था उसमें वो सभी दूसरे बंदी भी साथ में जिंदाबाद बोलते थे किसानों के साथ साथ। तो वो एक चीज थी उनके। वो जो किसान थे उनमें एक चीज मैंने नोटिस की कि वो डरे हुए नहीं थे, लेकिन वो चिंतित थे। चिंतित इस बात से थे कि उनको पता नहीं थी कि उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। वो जसमिंदर जो किसान थे वो रोज मेरे से पूछते कि बताइए मेरे ऊपर कौन सी धाराएं लगाई, मैंने क्या पाप कर दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैं तो किसान आंदोलन कर रहा था। और लेकिन मैं डर नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, चाहे बेशक से मुझे काला पानी भिजवा दे, मैं फिर भी आंदोलन करूंगा किसान, जब तक कानून वापस नहीं हो जाता। वो तो किस उम्र के किसान थे वो लोग, उनकी उम्र क्या थी? जैसे जो मेरे साथ बंद थे उनकी उम्र थी 43 साल। मेरे से जो बराबर में जो बंद थे वो मेरे हम उम्र नौजवान किसान थे। और एक बुजुर्ग भी बहुत सारे थे। एक तो बहुत मैं बताना चाहूंगा कि एक मनोहरलाल खट्टर साहब हैं, उनके गांव के जो गुरुद्वारा है उनके ग्रंथी को भी जो उनकी उम्र 70 साल थी उन बुजुर्ग की, बाबा जीत सिंह उनका नाम है, और उनको भी जेल में बंद कर रखा है। उनको सिर्फ वो तो बुराड़ी ग्राउंड में जो कुछ किसान बचे थे उनको वो लंगर खिलाने का काम कर रहे थे। बुराड़ी ग्राउंड तो सरकार ने ये लॉट किया था, और वो वहां पर लंगर खिला रहे थे किसानों को, उनको भी गिरफ्तार कर रखा था। तो उनको अपने पूरा दिन अपनी सफेद सफेद जो उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी उन पे हाथ फेरते रहते और तंजनुमा हंसी हंसते रहते। और जब मुझे मिलते तो पानी वानी भरने के समय में तो वो मुझे अपनी चोटें भी दिखाते जो पुलिस ने उनको मारी थी। तो इतने बूढ़े झुर्री भरे शरीर के ऊपर जो चोट के निशान थे वो बड़े दर्दनाक से लगते थे। क्या काफी गहरे निशान थे?
जी बिल्कुल, उनके पूरे ऐसे शरीर जो किसान थे उनके बड़े बड़े नील के निशान थे, नीले हो रखे थे, तो वो साफ पता लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो उन्होंने कोई कंप्लेन की थी कि भाई ये कौन से पुलिस वाले हैं, किन लोगों ने उन पर इस तरीके से हमला किया? उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली। उनको ना उनको लीगल एड कोई दी जा रही थी, वो ना उनको मतलब घर वालों से उनको सिर्फ 2 मिनट बात करने दी गई, और वो भी मतलब 3-4 दिन बाद बात करने दी गई थी उन किसानों को, उन्होंने बताया। और उनमें से मतलब बेसिकली क्या है कि वो सारे अलग अलग काम कर किसान आंदोलन से नहीं उठाए गए, किसान धरनों से नहीं उठाए गए। जैसे जो मेरे साथ बंद थे उनको नरेला मार्केट से उठाया गया। कुछ किसान नरेला मार्केट में गए थे सिंगू बॉर्डर से सब्जियां वगैरह लाने, उनको पुलिस ने उठा लिया, वहां पीटा नरेला मार्केट में ही, और उनको डीटीसी की बस में चढ़ा के और जेल छोड़ दिया। तो सारे इस तरीके, एक तो सिविलियन को भी गिरफ्तार कर रखा था, उनका था नरेंद्र गुप्ता नाम था, 27 साल के वो थे, और उनको गिरफ्तार कर रखा था। ककरोला गांव के थे, ककरोला दिल्ली से थे वो भी मार्केट, वो अपने घर जा रहे थे मार्केट से, उनको उठा के गिरफ्तार कर ऐसे रखा था। कितने लोग होंगे, ऐसे कितने किसान आंदोलनकारियों को अंदर रखा है अभी? जिस वार्ड में मैं था उसमें 29-30 किसान थे, और पुलिस तो खुद ही 120 का आंकड़ा जारी करके बता ही रही है। तो ये था, उनको समझ भी थी कि बाहर क्या चल रहा है। वो किसान जो और कैदी जिनके पास अखबार आते थे उनसे पूछते भी थे कि क्या चल रहा है। कैदी उनको बताते थे कि आपकी जो किसान यूनियन है वो ये कह रही है कि जब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे कैद हुए किसानों को नहीं छोड़ देंगे, तो वो एकदम हौसले में हो जाते थे ये बात सुनते ही। वो कहते थे वाह वाह, हमारे किसान तो बिल्कुल तगड़े हैं, हमें भी तगड़ा रहना है। जब वो ये बात कह रहे हैं तो हम उनको बिल्कुल उनकी सोच पे पहरा देंगे। मनदीप, जब आप जेल में थे तो फिर आपकी पत्नी से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं उनसे। एक बार मेरी माँ से मेरी बात करवाई गई थी 2 मिनट के लिए। माँ से? तो माँ आपकी तो बहुत परेशान हो गई होंगी। नहीं, माँ को पता नहीं है, असल में मेरी माता जी बुजुर्ग हैं, 80 अच्छा। साल की हैं, तो उनको बताया नहीं गया है। अच्छा, तो आपने उनसे बातचीत की लेकिन उनको ये पता नहीं था। तो फिर हाँ, आप कैसे कैसे निकले जेल से आप? मेरे बेल, जो मेरे वकील साहब थे उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की, और उसके बाद जज साहब ने वो बेल एप्लीकेशन के मुझे बेल ग्रांट कर दी। तो मैं, जो कोर्ट है हमारे और जो जज साहब थे, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले में को समझा और मुझे बेल दी। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ न्याय होगा, और मैं जो कोर्ट है उसके ऊपर मैं यकीन करता हूँ। बाहर निकल के आपने मीणा साहब से बात करने की कोशिश की कि आप तो मुझसे माफी मांग रहे थे और आपके लोगों ने मेरे साथ देखिए क्या बर्ताव किया? नहीं, मैंने बात नहीं की, और मैं अभी उस रिपोर्ट लिखने में व्यस्त हो गया था। तो आज वो रिपोर्ट पूरी लिखी है, उसके बाद मैंने द कैरावन जो मेरी पत्रिका उसको भेजी है, न्यूज़ लॉन्ड्री को भेजी है, जनपथ को भेजी है। बेसिकली जिन एडिटर्स के साथ मैं काम करता हूँ उनको सारों को रिपोर्ट भेजी है, और पब्लिश करनी, कल शायद वो पब्लिश आप हो अगर जाएगी। चाहें तो मुझे भी भेज सकते हैं जी, सत्य मैं हिंदी के आपको लिए। भी भेज, हाँ, जी आप जरूर, मैं व्हाट्सएप आपको पे भी भेज देंगे तो मैं भी आप उसको प्रोड्यूस करूंगा। दूसरा, मैं डीसीपी साहब, अगर गलती से अगर मेरा कार्यक्रम देख रहे हो तो मैं डीसीपी मीना से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपने ये कहा कि गलती हो गई, आपने माफी मांगी, तो आपके नीचे के पुलिस वालों ने मनदीप के साथ ये बर्ताव क्यों किया, किसके कहने पे किया, और क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है? कल कोई आदमी किसी डीसीपी की बात पर क्यों भरोसा करेगा? या तो आप बहुत कमजोर हैं, या फिर आप कोई छद्म कर रहे थे, कोई नाटक कर रहे थे। हालांकि मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मनदीप ने जो काम किया है, मनदीप की आने वाले समय में मनदीप के नाम को लोग याद रखेंगे कि इतनी मुश्किल के बावजूद भी मनदीप ने हौसला नहीं छोड़ा, मनदीप ने पत्रकारिता नहीं छोड़ी, मनदीप ने जेल के अंदर भी पत्रकारिता की है, और सबसे बड़ी हौसले की बात यह। मनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं फिर कहूंगा कि अब आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और आपकी पत्नी को भी मैं सलाम करता हूं जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया और आपका हौसला टूटने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप। शुक्रिया सर, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।